डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मैंने अभी तक 3 लेक्चर लिया। ठीक है, आज मैं आपका 4th लेक्चर लेने जा रहा हूँ। लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन बताया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था आपको वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, और उसके साथ कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट मैंने बताए थे। ठीक है, आप जितने भी वीडियोस मैंने आपको बनाए हैं आपके लिए, उसमें मैंने टॉपिक और जो भी चीजें जो है मेजर उसमें डिस्कस करता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं। आज भी मैं मेंशन करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने से पहले मैं बताऊं आपको कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर इसका एग्जाम्पल मिलेगा। और फिर उसके बाद एक चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पे भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल मिलेगा। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपको बता दूं कि ये इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। क्या है ये? इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। लेकिन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स, स्लो किसके कंपैरिजन में है? तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। जब भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो आपको लगेगा कि ये रियली में क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेट है और स्लो प्रोसेस है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको पता है कि गेमिट्स इन्वॉल्व होते हैं, और गेमिट्स जो है ये मेल और फीमेल दोनों साइड से आते हैं। ठीक है, गेमिट्स इन्वॉल्व होने के लिए गेमिट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। गेमिट का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये मेल में भी होगा और फीमेल में होगा। मेल में गैमेटोजेनेसिस होगा तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल में अगर गैमेटोजेनेसिस होगा तो फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग भी बोल सकते हैं आप, ओवम भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम कॉमनली बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो जब गेमेट्स फॉर्म हो जाते हैं तो गेमेट्स फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है वो क्या आता है? इनका फ्यूजन। ठीक है ना, गेमेट्स का फ्यूजन। और गेमेट्स का फ्यूजन आपको उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है? सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बैक आता हूं कि जब भी फ्यूज होंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल और गेमेट और फीमेल गेमेट्स हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जब दोनों हैप्लॉइड होंगे और दोनों फ्यूज होंगे तो जो नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है जाइगोट, वो किस उसका क्रोमोसोमल लेवल क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। ऑब्वियसली उसका क्रोमोसोमल लेवल क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। और डिप्लॉयड जाइगोट फर्दर क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, उसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे, और डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के कंप्लीट होने पे एक आपको कंप्लीट बॉडी का बनेगा। ठीक है, जिसको आप ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर दूं कि मेल और फीमेल गेमेट्स की बात की, इसका मतलब है कि ये बाई पेरेंटल प्रोसेस है। बाई पेरेंटल, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बाई पेरेंटल प्रोसेस। इसका मीनिंग है कि दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो लाइन है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है इसको कंपेयर करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। आपको मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया है कि एसेक्सुअल प्रोसेस जो है वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कैसा है? यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉप पॉइंट। ये भी पॉइंट अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने कभी सोचा नहीं इस पॉइंट को। ठीक है, क्लास 10 तक
अभी आप क्लास 12th में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। पॉइंट क्या है आपका, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। आप अर्थ पे जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप देखिए, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे फीचर, प्रोसीजर, फिजियोलॉजी आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। ऑर्गेनिजम्स में फिजियोलॉजी, प्रोसीजर या फीचर्स क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट मिलेंगे। बट एक चीज जो होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होगा, कॉमन होगा सब में, ठीक है। सब में जो उनका स्टेप होगा, ठीक है, स्टेप जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है, वो स्टेप क्या होगा, सब में कॉमन होंगे, सिमिलर होंगे ये, ठीक है ना। वेयर एज आप अगर कोई फीचर कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा या ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा, आपको, ठीक है, डिफरेंस आपको दिखेगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन भी किया है। पॉइंट क्या है आपका, मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शेयर सिमिलर पैटर्न, ठीक है ना। इससे इस लाइन से जो मीनिंग निकल के बाहर आ रही है कि बहुत सारे फीचर्स पे के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा वो सिमिलर पैटर्न शो करेगा। सिमिलर पैटर्न वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमन भी लिख सकते हैं आप, बट एनसीईआरटी ने सिमिलर वर्ड यूज किया, इसलिए मैं भी सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं कि जितना आप एनसीईआरटी की लाइंस फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके रूटीन में अगर है एनसीईआरटी की लाइन तो कंपटीशन क्वालिफाई होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट बोलिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट है वो ये है कि जब ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो उस ऑफस्प्रिंग को आप अगर पेरेंट्स से कंपेयर करेंगे, उस ऑफस्प्रिंग को आप पेरेंट्स से कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस क्यों दिखेंगे ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं बार बार ये बताता हूं कि जब भी मियोसिस इन्वॉल्व होगा तो मियोसिस में एक इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसको रिकॉम्बिनेशंस बोलते हैं। और रिकॉम्बिनेशंस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और एज क्रॉसिंग ओवर होगा तो आपको जो है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में आपको डिफरेंस हमेशा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बाद जो है ये हेडिंग आपकी है डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। और ये भी टॉपिक में कुछ बेसिक्स तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जूनियर्स क्लासेस में, बट यहाँ पे हमको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी हमको फॉलो करना ही है। एनसीईआरटी फॉलो करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा की तरह पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल फेजेस में हम देखेंगे तो आप फेजेस जो है ये आपके सामने 3 फेजेस दिख रहे हैं। फर्स्ट जो फेज है जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज, ठीक है। और इसका दूसरा जो नेम है वेजिटेटिव फेज, बट ये जो नेम है ये प्लांट के केस में आपको मिलेगा। ये जो टर्म है वेजिटेटिव फेज ये प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर एनिमल है तो एनिमल के लिए आप जुवेनाइल फेज ही यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इस फेज में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, मैच्योरिटी आती है, ठीक है। और ये जो फेज है आपका वो रिप्रोडक्टिव के स्टार्ट होने से पहले तक होता है। जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो उसके पहले ये जुवेनाइल फेज जो है ये इसका एंडिंग होता है, ठीक है। एंडिंग होने तक जितना भी इसमें ग्रोथ होना है, मैच्योरिटी आना है, वो आ जाता है, ठीक है। और जुवेनाइल फेज में ही आपका प्यूबरिटी स्टेज भी आता है। अगर एनिमल केस की स्टडी करेंगे आप तो एनिमल में जैसे ह्यूमन वगैरह का स्टडी करेंगे तो वहां पे आपका प्यूबरिटी जो स्टेज है वो भी जुवेनाइल फेज में ही आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये जो फेज है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है। ये फेज जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरिएबल है। और ये जो पॉइंट मैंने बताया ये एनसीईआरटी में मेंशन है, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
नेक्स्ट जो है फेज, उसको आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फेज क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जो है मैं बताऊं आपको कि ये जो फेज है, इस फेज को आप हायर प्लांट्स में जब स्टडी करेंगे तो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्लांट में इसकी, एनिमल्स में स्टडी कर रहे हैं आप इसकी, तो एनिमल में भी आप ऑब्जर्व कर लेंगे। और एनिमल में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि हार्मोन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड बिहेवियर एक्सप्रेशंस, ठीक है। मतलब एनिमल के केस में क्या होगा कि हार्मोन, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे जो हैं रिप्रोडक्टिव फेज में होने वाले प्रोसेस को ये रेगुलेट करेंगे। रेगुलेशन का मतलब कि जरूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको आगे प्रमोट भी कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो काम होता है ये हार्मोन का ही काम होता है, ठीक है। हार्मोन का काम हमेशा क्या होता है? रेगुलेशन होता है, ठीक है। और ऐसा ही एक और टर्म है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का काम क्या होता है? किसी भी प्रोसेस की रेट को फास्ट करना, और इसका काम क्या है? रेगुलेट करना। और साथ ही साथ ये रेगुलेट किसको करेगा? बिहेवियरल एक्सप्रेशन। बिहेवियरल एक्सप्रेशन, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स जो है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप के उनके कैरेक्टर्स शो होने लगते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस करना, फेरोमोन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, बॉडी का शेप चेंज कर लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल एक्सप्रेशंस होते हैं और ये सब जो है आपके हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, एक और पॉइंट अभी मुझे याद आ रहा है, उसको भी आप सुन लीजिए ध्यान से, कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है प्लांट के केस में कैसे आपको पता चलेगा। कोई भी प्लांट आप देख के कैसे पता कर लेंगे कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है? तो मैं बता रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव फेज पहचानने का सिंपल तरीका है कि फ्लावरिंग। अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो आप पहचान सकते हैं कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, अभी वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। लेकिन आप यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या फ्लावरिंग सारे प्लांट्स में होता है? तो नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो हायर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। जब आप लोअर प्लांट्स पढ़ते हैं तो उसमें फ्लावर आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है। आपको पता है कि नेचर में डिफरेंट जो है वेरिएशंस है, हर चीज को लेकर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। टाइम टू टाइम वो अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें फीचर्स इनबिल्ट हैं, फीचर्स इनबिल्ट हैं। ओके, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। आप वीडियो लेक्चर्स मेरा देख रहे हैं तो ये चीजें आप रिपीट भी करके देख सकते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेनिसेंट फेज, ठीक है। सेनिसेंट फेज, सेनिसेंट फेज में क्या है? ये सबसे पहले इस फेज का नाम ही ओल्ड फेज है, और इस ओल्ड फेज में, सेनिसेंट फेज में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लॉस हो जाती है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इसमें लॉस हो जाती है, ठीक है। और एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लॉस होने के साथ साथ एक टर्म यूज किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टर्म क्या है आपका? कॉन्कॉमिटेंट चेंज। कॉन्कॉमिटेंट चेंज, ये टर्म आप लर्न कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा, अपने आप 2 बार 3 बार जब बोल लेंगे तो ये आपके टंग पे आ जाएगा और इजिली आप फिर मेमोराइज कर लेंगे। मैंने टर्म क्या बोला अभी? कॉन्कॉमिटेंट चेंज, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। जो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो सेनिसेंट फेज में क्या हो जाता है? वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और स्लो होते होते और फाइनली क्या होता है? जब सेनिसेंट का लास्ट स्टेज आता है तो डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? डेथ हो जाती है। और मैं बता दूं, अगर आप कुछ स्पेशल केस की बात करें, जैसे ह्यूमन में आप अगर डिस्कस करते हैं तो ह्यूमन में एक खास बात है कि ह्यूमन में ओल्ड एज में क्या होता है कि इम्यूनिटी लॉस हो जाती है। ये एक पॉइंट मुझे याद आ रहा, चूंकि अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, अब पूरा अभी ये दौर जो है हम लोग जो देख रहे हैं वो कोरोना वायरस का है और इसमें इम्यूनिटी बार बार डिस्कस हो रहा है आजकल न्यूज चैनल्स पे आप देखेंगे।
तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ओल्ड स्टेज में क्या होता है। ओल्ड स्टेज में इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है थाइमस। थाइमस जो है वो यंग एज के बाद, जैसे जैसे आपकी एज आगे निकलती है, आप जैसे जैसे सेनिसेंट फेज की तरफ जाते हैं, थाइमस का जो साइज है वो रिड्यूस होता जाता है, और थाइमस का साइज रिड्यूस होगा तो इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और थाइमस क्या है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा थाइमस क्या है, मैं बता दूं कि थाइमस इज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इस हार्ट के पास इसकी पोजीशन होती है, ठीक है ना। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और सबसे पहले कि ये जो लिम्फोसाइट्स जो है, मेन जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उनके मैच्योरेशन के लिए थाइमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एज बढ़ने के साथ इसकी वर्किंग, इसकी साइज डिक्रीज होती है, सो दैट फाइनली क्या हो जाता है, ओल्ड एज में इम्यूनिटी हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको ये पॉइंट, क्योंकि अभी इम्यूनिटी और कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे डिस्कशन चारों तरफ चल रहे हैं आपके सराउंडिंग्स में, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ वो आपको उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में एक और पॉइंट है आपका कि जो भी आपके रिप्रोडक्टिव फेज से पहले या बाद में जो फेजेस हैं, लाइक जुवेनाइल फेज है या आपका सेनेसेंस फेज है, ये फेज जो है इनका जो ट्रांजिशन जो स्टेज होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके पीछे जो आंसर है वो क्या है, हार्मोन्स, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन यूज की गई है कि इन प्लांट्स and animals, hormones are responsible for transition between juvenile, reproductive and senescent phases, ठीक है ना। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस लाइन को, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस, ठीक है। इस लाइन के साथ साथ एक और लाइन मैं बताना चाहता हूं कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इसका ड्यूरेशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसका पीरियड जो है वो चेंज होता रहता है। आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे आपको नेम मिलेंगे, और मतलब ऑर्गेनिजम्स के नेम मिलेंगे जिसका रिप्रोडक्टिव पीरियड आपके लिए एक्सरसाइज होगा, ठीक है। आज के लिए बस यही लेक्चर यही खत्म कर रहा हूं, और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप रिप्रोडक्टिव फेजेस जो है जितने भी आपने एनसीईआरटी में आपने मेंशन मिलेंगे आपको, उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड आप लिखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।